तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में। तो देखिए हमारी ना यूनिट फर्स्ट चल रही थी और लास्ट वीडियो में ना हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ये कवर कर लिया था। तो जो भी पिछली वीडियोज हैं आप उनको जरूर से देख लेना, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम कवर करेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने और भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने उनकी भी वीडियोस देखनी है तो सभी की जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से चेक कर लेना। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए सिंपल वही हेडिंग मैंने लिख रखी है और रटना कुछ भी नहीं है, सिंपली मैं वर्ड को ब्रेक करूंगा, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, कि किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हैं, जो भी आपकी जगह है वहाँ से दिल्ली को कोई सामान भेजना या कहीं दूसरी जगह, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट, यानी कि पदार्थों का यहाँ पे आना जाना। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनोदर, एक साइड से एक तरफ से दूसरी तरफ। एंड सेल मेम्ब्रेन, आप जानते हैं कि सेल के चारों तरफ जो कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन कही जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको बताऊं, जैसे हमारी ये सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन है। हमने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के आर पार बहुत सारी चीज़ें जाती हैं और ये इसको कंट्रोल करती है। तो उसके सेल मेम्ब्रेन के आर पार किसी भी चीज़ का आना या जाना वो ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। सिंपल सी यही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन के आर पार किसी भी चीज़ का आना या जाना वो ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। आई बात समझ? हिंदी में भी यहाँ पे लिख रख। साथ के साथ देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स और गाइडेंस मिलती रहेगी। जैसे मैंने इमेज अटैच कर रखी है, जैसे आपको फट से समझ में आ जाए। ये यहाँ पे वही है बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। मैंने आपको समझाया था ना, 2 लेयर होती है, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे। ये बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है जिसमें अलग अलग यहाँ पे रास्ते बने होते हैं, प्रोटीन चैनल बने होते हैं। तो इन्हीं चैनलों के रास्ते किसी भी न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि ग्लूकोज का अंदर आना या वाटर का अंदर आना या आयंस का अंदर आना या वेस्ट मटेरियल का बाहर जाना, तो ये आना और जाना यही कहा जाता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब ये कई तरीकों से यहाँ पे आते और जाते हैं, तो वही अपने मेथड यहाँ पे समझने हैं। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए कुछ इस तरीके से हमारे नोट्स रहने वाले हैं। यहाँ पे हम देखिए इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पे हिंदी का भी यूज़ करते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएं। बाकी हम यहाँ पे कुछ इमेजेस भी ऐड करते हैं ताकि चीज़ें आपको विजुअलाइज हो जाएं। तो अगर आपको इस तरीके से सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स चाहिए हैंड रिटन विद एक्सप्लेनेशन वीडियोस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको हमारे बैच में ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो कि फार्मेसी वाला ऐप पर चल रहा है। तो क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है। एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे, तो आपको बी फार्म के सेक्शन पे जाना है। उसमें कई सारे सेमेस्टर हैं, तो अभी आपको फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर पे जाने हैं। उसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, ओल्ड और न्यू। तो जो न्यू टैब है उस पर क्लिक करना है, उसमें जो बैच चल रहा है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही जो मेथड है ना, मैंने उनकी लिस्ट बना रखी है। जैसे मैं आपको पहले बता दूं, देखिए यहाँ पे 3 मेथड है। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा है पे बल्क ट्रांसपोर्ट। इसके सब टाइप भी हैं, जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के 3 सब टाइप है यहाँ पे, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड तीसरा है ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के 2 सब टाइप हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लास्ट में बल्क ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे 2 सब टाइप है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो भी मेथड्स है ना, इन्हीं के बारे में आपने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है देखिए यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमने सिंपली वर्ड को ब्रेक करते हैं, पैसिव प्लस ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब क्या है, देखिए आपने कभी सुना होगा पैसिव इनकम के बारे में कि यार कोई पैसिव इनकम होनी चाहिए। पैसिव बोले तो वो इनकम जिसमें आपकी डायरेक्टली कोई एनर्जी या मेहनत खर्च नहीं हो रही है। तो सिंपल वही मतलब है यहाँ पे। पैसिव बोले तो विदाउट यूजिंग एनर्जी, यानी कि बिना किसी एनर्जी के। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यानी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का आना जाना। कि ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इस तरीके से, तो सेल के आर पार अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल बिना एनर्जी खर्च करे जाता है, कोई भी एटीपी वहाँ पे कंज्यूम नहीं होती, तो उसी ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे।
आई बात समझ। पैसिव बोले तो विदाउट यूजिंग एनर्जी। तो सिंपल डेफिनेशन क्या लिख रखी है मैंने कि पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट यूजिंग एनर्जी, कि सेल के आर पार किसी भी सब्सटेंस का आना या जाना बिना एनर्जी खर्च करे, वही है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट आखिर होता कैसे है, उसके पीछे एक लॉजिक है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कभी न कभी जब आप पैदल चले हों या कभी आपने साइकिल चलाई हो तो आपने फील किया होगा कि जब आप कभी ऊंची जगह पे होते हैं, जैसे कि सपोज करो कि ये ऊंची जगह है, ठीक है, यहाँ पे चढ़ान है और ऊंची जगह से आप नीचे आते हैं, तो आपको नीचे आने में या तो आप पैदल आ रहे हैं या साइकिल से आ रहे हैं तो आपको कोई भी एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ती ज़्यादा। आप ढलान की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे बहुत तेज़ी से साइकिल से आते हैं या पैदल पैदल भी बहुत तेज़ी से आते हैं। अगर वहीं आपने उल्टा चढ़ना पड़े चढ़ाई की तरफ तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन साइकिल चलानी पड़ती है या पैदल चलने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो बस यही आपने समझना है कि अगर देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई केमिकल है, जैसे ये सपोज़ करो हमारे पास यहाँ पे Na+ है, सोडियम है, ठीक है, ये सेल के बाहर बहुत ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर कम है, तो यहाँ पे ये ईजिली जा सकता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। अब मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पे अभी चढ़ाई है, चढ़ाई से ढलान की तरफ आसानी से जा सकता है बिना एनर्जी को खर्च करे। तो इस बेसिस पे यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन। देखिए जैसे एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक तरफ कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वही है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे मान लीजिए ये जो चढ़ाई है, ये जो ऊंचाई है वो 15 फीट है, ठीक है, 15 फीट है, यहाँ पे ये है 0 फीट, तो इसके बीच में जो ऊंचाई है, जो चढ़ाई है, उसका कितना अंतर है, 15 फीट का अंतर है ना। और अगर 15 फीट की जगह ये 30 फीट हो जाए तो और तेज़ी से आओगे, 40 फीट हो जाओ तो और तेज़ी से आओगे, 50 फीट हो जाए तो और तेज़ी से आओगे। कहने का मतलब है जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस उतनी ही तेज़ी से यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। आई बात समझ। तो सिंपल यहाँ पे लिख रखा है, हिंदी में भी आप पढ़ लीजिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट बिना एनर्जी के होने वाला ट्रांसपोर्ट है और जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। अब देखिए इसी की ना मैंने इमेज भी अटैच कर रखी है पैसिव ट्रांसपोर्ट की। आपको मैंने बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 तरह का होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एनालिस्ट कर रखा था, ठीक है। अभी हम इन तीनों के बारे में देखेंगे, तीनों की इमेज से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले सिंपल डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको बता दूं, तो यहाँ पे वही लिखा है सिंपल डिफ्यूजन, वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, सिंपल प्लस डिफ्यूजन। सिंपल का मतलब है कि जो इजी हो, डायरेक्टली होता हो, ठीक है, सीधे तरीके से। डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इधर किसी भी केमिकल की ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो हाई से वो लो की तरफ अगर जाएगा तो वही है डिफ्यूज़न, किसी मेम्ब्रेन को पार करके, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूज़न में क्या है, सिंपल डिफ्यूज़न इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी, कि बिना एटीपी खर्च करे किसी भी केमिकल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, वही है सिंपल डिफ्यूज़न। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, सिंपल सारी चीज़ें हो रही हैं। इमेज में देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ना ये वही सेल मेम्ब्रेन को दिखा रखा है, सेल मेम्ब्रेन जिसमें आपको पता है फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर हैं। तो देखिए ये सेल का बाहर का हिस्सा है, ये सेल के अंदर का हिस्सा है। मैं आपको यहाँ पे बना के कोशिश करता हूँ दोबारा। जैसे ये वाला जो हिस्सा है ये सेल का बाहर, ठीक है, ये सेल के अंदर। बाहर के जो हिस्सा है ना उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं, इसको इंट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो सेल के बाहर देखिए, यहाँ पे आप गौर करिए, आउटसाइड यहाँ पे केमिकल की जो कंसंट्रेशन है, जो भी केमिकल जो जाना चाहता है वो ज़्यादा मात्रा में है, इधर कम मात्रा है, इधर 4 दिख रहे हैं तो यहाँ पे 6-7 दिख रहे हैं। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ये खुद चला जाएगा। जैसे ढलान से आप नीचे आराम से खुद चले जाएंगे बिना एनर्जी खर्च करे, सेम उसी तरीके से ये है आपका यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हिंदी भी लिख रखी है, आप इसको इजीली पॉज करके समझ सकते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा जो सब टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट का वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वर्ड को ब्रेक करें तो फैसिलिटेटेड मीन्स होता है हेल्प, मतलब कि किसी की मदद से। डिफ्यूजन का मतलब वही है मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, कि यहाँ पे कोई भी केमिकल सेल के आर पार जाता तो है बिना एनर्जी खर्च करे, लेकिन किसी की मदद से जाता है। जैसे आपको इमेज से समझ आएगा, जैसे यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है
अब इधर लो कंसंट्रेशन है, अब ये जा तो रहा है हाई से लो की तरफ बिना एनर्जी खर्च करे, लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है, एक प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है, उसकी मदद से जा रहा है। तो यहाँ पे एक फैसिलिटी है, तो उसी से हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। होगी बात क्लियर? तो इसको मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, आप इसको यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब देखिए लिख रखा है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि अर्धपारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो कि जिसमें छोटे मोटे छेद हों, छोटे छोटे छेद हों, उसके आर पार पानी का यानी कि वाटर का हाई कंसंट्रेशन से, उसकी खुद की हाई यानी कि कंसंट्रेशन समझ रहे हो, यानी कि मात्रा, हाई मात्रा से या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, वो कहा जाता है क्या? ऑस्मोसिस। तो सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाइयर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब देखिए सोल्यूट की टर्म में यहाँ पे डेफिनेशन है, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको एक घोल बनाना है, यहाँ पे आपके पास एक गिलास पानी है, जिसको मैं वाटर लिख दूं, ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट आप जानते हैं ना, हिंदी में विलायक बोलते हैं। अब एक गिलास पानी में सपोज करो कि आपने 1 चम्मच यहाँ पे नमक मिलाना है, तो ये हमारा होगा सोल्यूट, यानी कि इसको विले बोलते हैं, और इस तरीके से आपने इसका घोल बना देना है। अब देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वाटर की हाई कंसंट्रेशन, मतलब पानी की ज़्यादा मात्रा, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो नमक है यानी कि सोल्यूट है वो कम होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पानी जो कि हाई कंसंट्रेशन में है उससे अपनी लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो वाटर क्या है? लो है, वाटर लो है, लोअर इसका लेवल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोल्यूट हाई होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि भाई जब पानी ज़्यादा है इधर तो नमक यहाँ पे कम है, अगर यहाँ पे पानी कम है तो नमक यहाँ पे ज़्यादा है। तो डेफिनेशन यहाँ पे वही है कि ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अगर लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन है मतलब तो वाटर हाई होगा, यानी कि इनडायरेक्टली बोल सकते हैं हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। आई बात समझ? अब देखिए इसको ना मैंने इमेज में दिखा रखा है, आपको फट से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे ये इमेज में आप देखोगे, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो कि एक तरीके से क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह है। तो यहाँ पे ये एक्वापोरिन, एक्वा का मतलब होता है वाटर, पोर का मतलब होता है छेद, यानी कि जिसके जरिए पानी आता जाता हो उस छेद को यहाँ पे एक्वापोरिन बोलते हैं। तो एक्वापोरिन की मदद से पानी का आना जाना, देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हो ब्लू कलर में, ये वाटर है, और ये जो देख रहे हो ये आपका सोल्यूट है। जैसे मान लीजिए नमक है, इधर सोल्यूट कम है तो पानी क्या है? ज़्यादा है। इधर सोल्यूट आपको ज़्यादा दिख रहा है यानी कि पानी कम है, तो पानी का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, तो ये ऑस्मोसिस है। तो इस तरीके से आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट के तीनों मेथड समझ आगे होंगे। और एक और चीज़ ध्यान से सुन लेना, पैसिव जो ट्रांसपोर्ट जो होता है ना मोस्टली वो उन्हीं केमिकल्स का होता है, उन्हीं ड्रग का होता है जो लिपिड में ज़्यादा सोल्यूबल होती है। मेरी बात समझ रहे हो? वसा में ज़्यादा घुलनशील। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसका जो नेचर है, ये वाली जो आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये लिपिड से बनी है। तो लाइक डिजोल्व लाइक, जैसे को तैसा ही आपने सुना होगा ना। तो वो जो ड्रग जो कि लिपिड में ज़्यादा सोल्यूबल है वो इजीली इसको क्रॉस कर पाती हैं। वाटर सिर्फ एक स्पेशल इसी चीज़ से जा सकता है, पानी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है या वाटर है वो, ठीक है, वो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपका कवर हो गया है। अब देखिए सेकंड जो मेथड है वो है यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सिंपली देखिए वर्ड को ब्रेक कर रखा है। एक्टिव कहने का मतलब होता है यानी कि जहां आपकी एनर्जी लगती हो, एटीपी खर्च होती हो, तो लिखा है यूजिंग एनर्जी यानी कि एटीपी। ट्रांसपोर्ट का मतलब है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का आना या जाना, कि एक ऐसा मेथड कि जब आपके केमिकल्स वगैरह सेल के आर या पार जाएंगे तो यहाँ पे एटीपी खर्च होगी, एनर्जी लगेगी। एनर्जी क्यों लगेगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सिंपल पहले डेफिनेशन देखिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर टू हाइयर कंसंट्रेशन। गौर से सुनना, पहले क्या था? हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जा रहे थे, अब लोअर टू हाइयर कंसंट्रेशन जा रहे हैं। जस्ट ये समझिए, पहले तो आप चढ़ाई से नीचे उतर रहे थे तो आप आराम से मजे मजे में उतर रहे थे, अब ऊपर चढ़ना है आपको, मान लीजिए 40 फुट ऊपर चढ़ना है। आप चढ़ोगे तो भाई एनर्जी खर्च होगी ना, पैर भी दुखेंगे, दर्द होगा, साइकिल भी अगर आप चलाओगे तो आप किसके खिलाफ काम कर रहे हो? चढ़ाई के खिलाफ, यानी कि कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है, अब आप उसके खिलाफ यहाँ पे जो है केमिकल को भेज रहे हो, तो भाई एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी।
तो सिंपल वही है कि फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी यानी कि एटीपी। आपको ना फट से समझ में आ जाएगा इस इमेज से। देखिए ये यहाँ पे कुछ केमिकल को दिखा रखा है, लो कंसंट्रेशन है, ये आउटसाइड है, सेल के बाहर का हिस्सा है, ये सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है, ये एक प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे ना, ये हरा हरा जो है ये ऑलरेडी ये केमिकल काफ़ी मात्रा में है सेल के अंदर। बोले तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ही भेज रहे हो, तो भाई अपने आप तो जा नहीं पाएगा, तो यहाँ पे आपने एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। अब एटीपी खर्च हो रही है तो ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि दो तरह का यहाँ पे होता है। कौन कौन सा यहाँ पे? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम उसको बोलते हैं जिसमें आपकी डायरेक्टली एटीपी ही खर्च होती हैं। एटीपी की मदद से ही आप वहाँ पे किसी भी केमिकल को भेज सकते हो। जैसे डेफिनेशन इसकी लिख रखी है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एटीपी डायरेक्टली, कि यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी का ही यूज करके यहाँ पे केमिकल आते हैं या फिर जाते हैं, तो वो आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एग्जाम्पल जिसकी सोडियम पोटेशियम जो पंप है उसमें सोडियम पोटेशियम का आना जाना, तो यहाँ पे एटीपी खर्च होती है। तो यहाँ पे मैं आपको इमेज से समझा देता हूँ। तो ये जो सेकंड है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये मैंने ढक लिया है, ये आपने समझना है। देखिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी ही डायरेक्टली खर्च होती है। जैसे यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन आपको बहुत कम दिख रही है, दिख ही नहीं रही है। यहाँ से अगर सोडियम अपोजिट उस दिशा में जाए जहाँ सोडियम ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आपको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे एटीपी खर्च होगी, एटीपी से ये एडीपी और फॉस्फेट में टूट जाएगा, जो भी एनर्जी है वो यूज़ कर लेगा। तो इस तरीके से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना। या इधर देखिए पोटेशियम ऑलरेडी है, पोटेशियम का फिर भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना एटीपी खर्च करके, ये है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसका जो सेकंड जो सब टाइप है देखिए वो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो है, यहाँ पे एनर्जी तो खर्च होती है लेकिन एटीपी वाली एनर्जी नहीं लगती, एटीपी खर्च नहीं होता, कोई दूसरी एनर्जी लगती है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज यूजिंग द एनर्जी ऑफ एन आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट यूजिंग एटीपी डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इस दिशा में, ये आप देख रहे हो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ऑलरेडी जैसे यहाँ पे सोडियम है जो कि आप देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मात्रा है। ये सोडियम क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है तो वो इधर आना चाहता है, तो वो आ सकता है नॉर्मली। तो इसी की जो एनर्जी है उसी का यूज़ करके उसके साथ साथ किसी दूसरे केमिकल को भी भेज देना। बोले तो जो आयन की जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसकी एनर्जी का यूज़ करके किसी दूसरे केमिकल को भी उसी के साथ भेज देना। जैसे यहाँ ग्लूकोज को भेजा जा रहा है, तो ये आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये ग्लूकोज अकेला नहीं आ सकता, ये इसकी हेल्प से इसके साथ आ सकता है। तो यहाँ पे एटीपी डायरेक्टली खर्च हो रही है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी लग तो रही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन इसकी एनर्जी लग तो रही है, लेकिन एटीपी खर्च नहीं हो रही। तो ये है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हिंदी में यहाँ पे लिख रखा है सिंपल कि इसमें एटीपी सीधे इस्तेमाल नहीं होता, किसी आयन का जो कंसंट्रेशन डिफरेंस की जो एनर्जी है ना उसका यूज़ करके किसी दूसरे केमिकल को यहाँ पे भेज दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म यहाँ पे लिख रखी है, एक है एंटीपोड, एक है सिम्पोड। कि जब भी दो केमिकल एक ही दिशा में आते हैं तो उसको सिम्पोर्ट बोलते हैं, मतलब एक ही दिशा में जाना, ट्रांसमिट होना, ये ट्रांसफ़र होना, सिम्पोर्ट। अगर अपोजिट दिशा में जैसे कि पोटेशियम अंदर आ रहा है तो सोडियम बाहर जा रहा है, तो ये एंटीपोड कहा जाता है। तो इनको भी आपने गौर करना है। इस तरीके से आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गए। अब तीसरा जो मेथड है देखिए वो है बल्क ट्रांसपोर्ट। जैसे कि नेम बता रहा है, वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। बल्क का मतलब होता है लार्ज अमाउंट, यानी कि बड़ी मात्रा में। ट्रांसपोर्ट बोले तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का आना जाना। कि अगर बड़ी मात्रा में या कोई बड़ा पार्टिकल, बड़ा कंपाउंड आपने भेजना है तो आप इन मेथड से नहीं भेज सकते जो हमने पढ़े थे। कौन कौन से? जैसे कि आपका यहाँ पे था क्या क्या, सिंपल डिफ्यूज़न या फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ओस्मोसिस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उससे नहीं भेज सकते। अगर बड़ा कोई कंपाउंड है या बड़ी मात्रा में किसी को भेजना है तो बल्क ट्रांसपोर्ट से वो भेजा जाता है। तो क्या डेफिनेशन रहेगी यहाँ पे? बल्क ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स और लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू और आउट ऑफ द सेल यूजिंग वेसिकल। कि सेल के आर पार अगर बड़ी मात्रा में कोई सब्सटेंस जा रहा है या बड़ा कोई कंपाउंड जा रहा है तब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। और ये वेसिकल्स की मदद से भेजता है। वेसिकल कहने का मतलब है थैली। कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे थैली बन जाएगी जिसकी मदद से ये जो है आर पार जा पाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो हिंदी में लिख रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एंडोसाइटोसिस और दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस।
साइटोसिस। एंडो का मतलब होता है यहाँ पे इनसाइड यानी कि अंदर, साइटोसिस बोले तो सेल की प्रक्रिया, यानी कि अगर कोई भी केमिकल लार्ज अमाउंट में या फिर कोई भी बड़ा कंपाउंड वेसिकल की मदद से सेल के अंदर जाता है, इनसाइड सेल के अंदर जाता है, तो वो एंडोसाइटोसिस कहा जाएगा। अगर सेल से बाहर जाता है तो वो एक्सोसाइटोसिस कहा जाएगा। बात है समझ। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है कि एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेस एंटर द सेल बाय फॉर्मिंग वेसिकल। वेसिकल को फॉर्म करके किसी भी सब्सटेंस का सेल के अंदर जाना, वो एंडोसाइटोसिस है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, पहले हिंदी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, तो इमेज से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, सेल के बाहर का हिस्सा, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे बहुत सारे केमिकल हैं, तो डायरेक्टली उन मेथड से ना जा करके यहाँ पे वेसिकल फॉर्म करते हैं, थैली बनाते हैं और सेल के अंदर जाते हैं। तो इसको हम इंगल्फ भी बोलते हैं कि सेल ये इंगल्फ कर रही है, ये अंदर आ रहे हैं, तो एंडोसाइटोसिस है। ये भी दो तरह के होते हैं। पहला है फैगोसाइटोसिस, अगर कोई सॉलिड है पार्टिकल, मतलब ठोस है, अगर उसको इंगल्फ कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, यानी कि सेल उसको ईट कर रही है। बाकी दूसरा है पिंकोसाइटोसिस, अगर सॉलिड की जगह कोई लिक्विड है, ड्रिंक करेगा उसको, फिर वो ठीक है फ्लूइड रहेगा तो उसको हम सेल ड्रिंकिंग कहेंगे। तो ये एंडोसाइटोसिस के दो सब टाइप हो गए। लास्ट में देखिए यहाँ पर है एक्सोसाइटोसिस, मैंने आपको बताया भी है। सिंपली वर्ड को ब्रेक करोगे, देखिए एक्सो का मतलब है आउटसाइड यानी कि बाहर, साइटोसिस बोले तो सेलुलर प्रोसेस, कि अगर कोई भी लार्ज अमाउंट में केमिकल्स या कोई बड़ा पार्टिकल या बड़ा कंपाउंड सेल से बाहर भेजना है किसकी मदद से, वेसिकल बना करके, तो वो एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। इससे सिंपल डेफिनेशन है कि एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेस लीव द सेल थ्रू वेसिकल्स। हिंदी में लिख रखा है, बाकी इमेज भी मैंने अटैच कर रखी है। जैसे साइटोप्लाज्म में, तो इसमें ये वेसिकल फॉर्म करके कुछ इस तरीके से सेल से बाहर जा रहे हैं, तो ये एक्सोसाइटोसिस हो गया। तो इस तरीके से देखिए जो हमारे टॉपिक था यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी हम जल्दी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।